ट्रायल चैप्टर 18 से लेकर के चैप्टर 20 मैं पूरा पुरानी सीआरपीसी याद हो गई, 19 से लेकर के चैप्टर 22 तक में ट्रायल को डिफाइन किया गया है। सीआरपीसी या बीएनएसएस में ट्रायल की डेफिनेशन कहाँ दी गई? कहीं दी गई है ट्रायल की डेफिनेशन? नहीं दी गई है। क्या है ट्रायल की डेफिनेशन? ट्रायल इज ए जुडिशियल प्रोसेस, एक न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो ट्रायल की डेफिनेशन अपन क्या बोलते हैं? ट्रायल विचारण। तो ट्रायल की डेफिनेशन जो नहीं दी गई है वो आप लिख लीजिए कि ट्रायल इज ए जुडिशियल प्रोसेस, विचारण एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी अभियुक्त किसी अभियुक्त व्यक्ति, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का निर्धारण किया जाता है। सिंपल सी परिभाषा। ट्रायल एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का निर्धारण किया जाता है। ट्रायल इज जुडिशियल प्रोसेस बाय विच टू डिटरमाइन ऑफ कन्विक्शन आर एक्विटल टू एनी एक्यूज पर्सन ऑफ एनी ऑफेंस। तो जुडिशियल प्रोसेस को कहाँ डिफाइन किया गया है? 2M में क्या बताया गया है जुडिशियल प्रोसेस की डेफिनेशन? हाँ, एनी प्रोसीडिंग वेयर एनी एविडेंस टेकिंग ऑन ऑथ, कोई भी प्रक्रिया जहां पर साक्ष्य पे लिया जाता है, ऑथ पे, शपथ पर लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं जुडिशियल प्रोसेस, है ना। कई बार मैं उसको लीगल प्रोसेस भी बोल देता हूं, तो कंफ्यूज मत हो। लीगल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस दोनों सब सही है ना। पर चूंकि बैरेट में जुडिशियल लिखा है तो वो अपने को याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। पर लीगल प्रोसेस भी कहीं बोले तो वो भी वही है। तो न्यायिक प्रक्रिया, दोष सिद्धि दोष मुक्ति का निर्धारण, ये भी लगभग थोड़ा सा पता है। कन्विक्शन मतलब अपराध के लिए कन्विक्ट हो गया, अब सजा मिलेगी। एक्विटल हो गया मतलब कि अब तो बाइज्जत बरी, घर जा, ठीक है ना, का निर्धारण यहाँ पर किया जाता है। ये ट्रायल कहलाता है। बेसिकली जो ट्रायल होता है ना, बेसिकली जो ट्रायल होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। बेसिकली ट्रायल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है आपका ट्रायल ऑफ वारंट केस। पहला होता है ट्रायल ऑफ वारंट केस। वारंट केस को कहां डिफाइन किया गया है? 2Z में वारंट केस को डिफाइन किया गया है। और दूसरा ट्रायल का प्रकार होता है, दूसरा होता है ट्रायल ऑफ, ठीक है, अभी थोड़ा ये पेन में दिक्कत करता है, देखना पड़ेगा क्या दिक्कत, ऑफ समन केस। तो दूसरा समन केस, समन केस को कहां डिफाइन किया गया है? 2X में, है ना। पहले 2X में उसको डिफाइन किया गया था। तो समन केस और वारंट केस। तो ट्रायल देखा जाए तो बेसिकली आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ट्रायल ऑफ वारंट केस और ट्रायल ऑफ समन केस। देखा जाए तो वो जो क्लासिफिकेशन किया गया है वारंट केस और समन केस का, वो पर्पस ऑफ ट्रायल ही किया गया है, विचारण के लिए ही किया गया है। वहां पर क्या बताया गया है कि एनी ऑफेंस, है ना, कोई भी अपराध है जो जिसमें सजा क्या है, 2 साल आजीवन कारावास, मृत्युदंड या मोर देन 2 ईयर, 2 साल से ऊपर की सजा है, तो वो अपन क्या बोलते हैं? वारंट केस। और 2 साल या उससे कम की सजा को हम क्या बोलते हैं? समन केस। तो सरल शब्दों में कि 2 साल को जो है तो बीच में रख दो, तो 2 साल के ऊपर के वारंट केस, नीचे के समन केस, ठीक है। तो जो आपके वारंट केस होते हैं, है ना, वारंट केस होते हैं, तो वारंट केस के साथ ध्यान रखना कि वारंट केस के वारंट केस जो वारंट मामले होते हैं, इनका 2 प्रकार का ट्रायल होता है। एक होता है सेशन ट्रायल, एक होता है आपका सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल, सेशन ट्रायल जिसको आपके इस सिलेबस में कहां बताया गया है? चैप्टर 19 सेक्शन 248 से लेकर के 260 तक में बताया गया है ना। पहला होता है सेशन ट्रायल।
और दूसरा होता है, कह सकते हो कि वारंट मामलों का मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण। तो यहाँ पे कह सकते हो कि आपका उसको ऐसे लिख सकते हो कि वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, है ना, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। तो इसको 60 में लिख देता हूँ, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। ये बेसिकली आपका चैप्टर की बातचीत करो तो 20 में कहता है, और इसको सेक्शन 261 से लेकर के 273 तक, जहां तक मुझे याद आ रहा है 270, हाँ जी 273 तक बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये दोनों केस ऐसे केस होते हैं जो बेसिकली वारंट केस होते हैं। वारंट केस मतलब कि देखोगे आप कि जिन मामलों का सेशन ट्रायल होता है उसमें सजा 2 साल के ऊपर ही होगी, और जिन मामलों का वारंट ट्रायल होता है उसमें सजा 2 साल के ऊपर ही होगी, है ना। क्योंकि 2 साल तक के मामलों के लिए आपका यहाँ पर समन केस में जो ट्रायल है ये काम करता है। तो समन केस ट्रायल में जो है तो यहाँ पर 2 काम करता है। एक आपका कह सकते हो कि समन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, यहाँ पर जो है तो चैप्टर आपका कौन सा है 21, जो बेसिकली जो है तो सेक्शन की बातचीत करें तो 274 से स्टार्ट होता है और ये चलता है आपका 282 तक। कहां तक चलता है? 282 तक ये जो है चलता है, ठीक है ना। 274 से 282 तक चलता है। और इसके बाद जो है तो आपका लास्ट है समरी ट्रायल। एसटी मतलब समरी ट्रायल। तो समरी ट्रायल ये आपका चैप्टर 22 है, जो सेक्शन 283 से लेकर के 288 तक चलता है, 288 तक चलता है ना। तो मोटे मोटे तौर पर जो ट्रायल है उनको आप ये 4 प्रकार के ट्रायल को 2 पार्ट में आप यहाँ पर डिवाइड कर लो। तो ट्रायल बेसिकली आपका 2 प्रकार का, बेसिकली मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, लेकिन वारंट ट्रायल के 2 प्रकार होते हैं, और समन जो मतलब वारंट केस के 2 ट्रायल होते हैं और समन केस के 2 ट्रायल होते हैं। इस प्रकार से टोटली हम बोलते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ ट्रायल, 4 प्रकार के विचारण यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है ना, क्लियर कहानी। एक बेस यहाँ पे, एक बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब चूंकि हम सेशन ट्रायल के बारे में बातचीत करेंगे तो थोड़ा अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे चाहो तो हल कुछ चीजों को इनलार्ज करके आप लिख सकते हो एज ए नॉलेज, है ना, क्योंकि ये चीजें लेयर्स में आपको याद होंगी। थोड़ा मैं आज बताऊंगा, थोड़ा कल बताऊंगा, थोड़ा ऐसे करके लेयर्स में अपने को याद होगी। तो जब हम बातचीत करते हैं सेशन ट्रायल की, सत्य विचारण की, तो जब हम सेशन ट्रायल के बारे में बातचीत करते हैं तो जो सेशन ट्रायल है, मैं आपको बता दूं कि बेसिकली यहाँ पर जो सेक्शन, पहली सेक्शन जो हम पढ़ते हैं सेशन ट्रायल के संबंध में 248 है ना। तो बेसिकली इट इज द एक्सटेंड ऑफ सेक्शन जो है तो एक्सटेंड ऑफ सेक्शन 232 232 डी। मतलब ये 232 डी का जो है तो क्या है? विस्तार है, एक्सटेंशन है, विस्तार है। आपको याद होगा 232 में क्या बताया गया है? 232 में बताया गया है सुपुर्दगी, कमिटमेंट प्रोसीडिंग, है ना, सुपुर्दगी की कार्यवाही वहां बताई गई है। सुपुर्दगी की कार्यवाही, वर्षा, सुपुर्दगी की कार्यवाही सामान्य दशा में कितने दिन के अंदर होगी? किसको इसका उत्तर पता है? हाथ खड़ा करो। सुपुर्दगी की कार्यवाही, प्रोसेस ऑफ, अरे तो मैं बोला किसको पता है? हाथ खड़ा करो, एक दूसरे को बताना नहीं है, हैं? आओ, हाँ कितने दिन में रामेश्वर? हाँ, और बस हो गया? पक्का ऐसे ही कुछ है ना? ठीक है, तो जनरली 19 डेज में होगी और बढ़ के जो है तो 180 डेज वहां पर हो सकती है। ठीक है ना, तो 90 डेज और 19, तो ये आपका कहाँ पे बताया गया है? सेक्शन 232। ऐसे ये सब नए प्रोविजन है, यहीं पे तो एमसीक्यू बनेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो वहां पर आप देखोगे एबीसीडी करके 4 पॉइंट है। डी कहता है कि जब कोई मजिस्ट्रेट सुपुर्दगी करता है, यानी कमिटल ऑर्डर लिखता है, तो मामला जब सेशन को देता है, इसकी सूचना किसको देता है? इसकी सूचना देता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, पीपी को। क्योंकि पीपी क्या करता है? पीपी जो है तो मामले का कंडक्ट करता है। ठीक है ना, तो यही जो आपका सेक्शन लिखिए 248, तो देखो लिखा है ना कि सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचार में अभियोजन का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किया जाएगा, पीपी के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए सेक्शन जो देखा जाए
तो 232 डी का ये एक्सटेंशन है, विस्तार है, क्योंकि उसको कंप्लीट करता है, यानी कि वहां पर लिखा है ना पीपी को सूचना दी जाएगी, तो आधा है। क्यों दी जाएगी? कभी सोचते हो कि क्यों दी जाएगी भाई? दी जाएगी तो क्यों दी जाएगी? क्योंकि पीपी ही जो है तो सेशन ट्रायल को कंडक्ट करता है, संचालित करता है। आई भाई समझ में बात क्लियरली? ओके। एक्चुअल सेशन ट्रायल आपकी चालू होती है सेक्शन 249 से, और जो कंप्लीट हो जाती है 258 में। कहां पर? 258 में। एक्चुअल जो सेशन ट्रायल है ना, सेशन ट्रायल, जिसको मैं शार्ट में एसटी लिख देता हूं, तो सेशन ट्रायल जो है 249 से चालू होती है और 258 में कंप्लीट हो जाती है। अब सेशन ट्रायल के संबंध में जो कुछ अदर प्रोविजन कुछ अन्य प्रावधान सेशन ट्रायल के संबंध में, रिलेटेड प्रोविजन भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। वैसे रिलेटेड प्रोविजन लिखो तो ज्यादा सही, अदर प्रोविजन दोनों सही है, दोनों अपना इंटरप्रिटेशन सही है। तो यहां पर आपका 259 और 262 पढ़ेंगे, वो अदर प्रोविजंस के बारे में बातचीत करता है। तो कुल मिलाकर के सेशन ट्रायल को आप पहले तो ऐसे क्लासिफाइड कर सकते हो, थोड़ा चीजें आपको समझने में आसान हो जाएंगी, ठीक है ना? ओके, चलिए अब बाकी जो ट्रायल के इस तरह से क्लासिफिकेशन है, तो जब हम ट्रायल पढ़ाएंगे तो करेंगे। तो आप सीधे सेशन ट्रायल को समझते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज ही सेशन ट्रायल कंप्लीट भी हो जाए, सॉरी आज के सेशन में ही। और चूंकि सेशन ट्रायल लंबा है तो इसलिए उसको अपन थोड़ा सा इधर उधर की बातें ना करें। अब यहाँ पे हर चीज को देखेंगे, कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हैं उनको भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है? तो अब आते हैं सेशन ट्रायल, हम चालू करते हैं। तो सेशन ट्रायल में हमने जो पहली सेक्शन है 248, तो 248 को हमने समझ लिया, जहां पर बेसिकली हम कहते हैं कि सेशन ट्रायल कंडक्टेड बाय पीपी। जो आपका सेक्शन 248 केवल इसी चीज को बोलता है कि सेशन ट्रायल का जो कंडक्शन यानी संचालन है, तो सेशन ट्रायल का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी के द्वारा किया जाएगा। तो सेशन ट्रायल कंडक्टेड बाय पीपी, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट सेक्शन, इज एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 232 क्लॉज डी। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है ना? पहली चीज, बहुत सिंपल सी बातचीत है, कोई कठिन चीज यहाँ पर नहीं है। तो सेशन ये यहाँ पे 200 आपका कह सकते हो कि 248 इतनी से बातचीत करती है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा साइड में रख दूं, तो मैं पुरानी सीआरपीसी मेरे दिमाग सामने आती तो मुझे वही प्रोविजन है। तू इधर चल, तू इधर आ, ये तो अभी सामने वो आप दोनों खोल के रखते, कोई अंतर इसमें मैंने अंतर सब लिख लिया है डिफरेंस, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कई बार क्या है कि क्लास में कुछ नजर अलग चलती है और वैसे कुछ नजर अलग चलती है। अब आते हैं एक्चुअल सेशन ट्रायल चालू होता है सेक्शन 249 से। तो 249 में देखो वहां पे लिखा है कि जब अभियुक्त को धारा 232 या किसी विधि के तहत सुपुर्द किया जाता है, ठीक है ना? तो यहां पर, अब यहां पे इसको सिंपल सा लिखते हैं कि धारा 232 के तहत सुपुर्दगी, जब कोई मामला कमिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 232, 232 के तहत कमिट किया गया। किसको कमिट किया गया? सेशन न्यायालय को कमिट किया गया। अब यहां पर अच्छा, इसमें 232, इसके अलावा टाइम इन फोर्स किसी अन्य विधि के तहत भी कमिट किया गया। तो ऐसी कंडीशन में जब सुपुर्दगी की जाती है, तो यहां पर कह सकते हो कि पीपी की ड्यूटी, तो यहां पर सुपुर्दगी, तो यहां पर जो है तो पीपी मतलब प्रोसिक्यूशन का, अब यहां पर पीपी का नहीं, यहां पर किसको देखो, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। 249 का हेडिंग क्या कहता है? ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, केस ओपन करना, केस को वहां पे हिंदी में देखो कि कथन आरंभ करना, आरंभ किया जाए, है ना? जैसे पुराने पिक्चरों में देखते हो ना, राजा महाराजा बैठ जाते हैं, उसके बाद सभा का आरंभ किया जाए, तो बस यहां पर जो है तो आरंभ किया जाए। तो सब आरंभ किया जाए, तो सबसे पहले जो कंडक्ट संचालन करता है उस कार्यक्रम को,
तो हाउ साहब आरंभ करते हैं हम। तो यहाँ संचालन कौन कर रहा है? पीपी। तो आरंभ करेगा, हाउ साहब आरंभ करो, आरंभ किया जाए। तो आरंभ किया जाए तो भैया यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की तरफ से आरंभ करता है कौन? पीपी, ठीक है ना। तो पीपी दो चीजें यहाँ पे बताता है, दो चीजें, पहला आरोप का वर्णन और दूसरा साक्ष्य का विवरण, है ना। तो यहां पे ऐसे लिख लेना, आरोप का वर्णन और साक्ष्य का विवरण, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑफेंस, सॉरी चार्ज, डिस्क्रिप्शंस ऑफ चार्ज, यानी कि आरोप को वहां पे वर्णित करोगे, और साथ में डिस्क्राइबिंग, देखो वहां पे शब्द यूज किया है डिस्क्राइबिंग द चार्ज। और दूसरा वहां पे कहता है कि साक्ष्य का विवरण। अब चूंकि मैंने थोड़ा सा वर्णन विवरण हिंदी में जो है तो राइमिंग बिठाने का प्रयास किया है, पर वहां पर साक्ष्य का जो साक्ष्य को प्रस्तावना पेश, तो वहां पे देखा जाए तो कह सकते हो कि वहां पे ब्रॉड शब्द वहां पे है, ठीक है ना। तो ब्रॉड द एविडेंस द फ्रंट ऑफ कोर्ट, उसको पेश करेगा, है ना, लाएगा। तो है ना हिंदी में राइमिंग। तो आरोप का वर्णन, हाँ साहब ये जो आपके सामने कटघरे में, तो ध्यान रखना कि जब इस सेशन ट्रायल चालू होती है तो वहां पर जो एक्यूज है वो आपका कटघरा जो है वहां पर खड़ा रहता है, ठीक है ना। तो साहब ये जो खड़ा हुआ है, ये अभियुक्त जो खड़ा हुआ है साहब एक्यूज, इसके ऊपर आरोप है कि इसने 302 का अपराध, मतलब सॉरी आईपीसी में चला गया, 103 का, 103 उपधारा 1 का अपराध, मतलब मर्डर किया है, ठीक है ना, या 64 का अपराध किया, रेप किया, क्योंकि सेशन ट्रायल ऐसे अपराधों का होता है ना, सेशन ट्रायल। तो साहब इसने तो जो भी धारा है वो बताओगे, और क्योंकि साथ में इसके अलावा दूसरा कि साहब इसने मर्डर किया है, तो केवल आरोप बताने से तो काम नहीं चलेगा ना, साथ में कि उसको प्रूफ करने के लिए सबूत क्या है तुम्हारे पास। तो दो चीज, आरोप का वर्णन और साक्ष्य का विवरण कि साहब इसने मर्डर किया है, क्योंकि ये रहा सबूत साहब। तो जो भी उसके पास एविडेंस, अब एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के एविडेंस होते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, पर जो वहां पे शुरुआत में लिखा है कितने प्रकार के, कौन से दो प्रकार? लॉ कौन कौन किया है तुम में से, एलएलबी कौन कौन पढ़ लिया है, एविडेंस कौन कौन पढ़ लिया है, हाथ खड़ा करो जल्दी जल्दी। हैं? क्यों तुमने एविडेंस नहीं पढ़ा? तुमने साक्ष्य अधिनियम एलएलबी के दौरान नहीं पढ़ा? हाँ, अब इसमें मेरी क्या गलती है? हैं? एग्जाम के पर्पज से पढ़ा है, इधर ऑनलाइन में है एविडेंस पढ़ा है साहब एग्जाम के पर्पज, ऐसे काम नहीं चलेगा। आओ आपने पढ़ा अच्छे से, तो बताइए साक्ष्य कितने, वहां पे साक्ष्य अधिनियम की परिभाषा डेफिनेशन क्लॉज में थी, आप कितने प्रकार का? रामेश्वर तुम क्या बता रही हो? क्या मौखिक और लिखित, ओरल और डॉक्यूमेंट्री है, अपन क्या बता रहे हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अरे अभी आते हैं, अभी तो ऐसे तो बहुत सारे निकल आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, हियरसे एविडेंस है। हाँ ये क्या है बेसिक्स। साक्ष्य मतलब दो प्रकार का, अब तुम वो इंटरप्रिटेशन में तुम 10 प्रकार निकाल लो, क्या फर्क, यही तो दिक्कत है ना। साक्ष्य मतलब दो प्रकार का, एविडेंस मतलब कि दो प्रकार का। और मैंने ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, तो मैंने साफ बताया कि साक्ष्य मतलब कि मौखिक साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पर अपन क्या है कि बाद में रिवाइज तो करते हैं नहीं चीजों को, है। चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब जो है तो आपके मजों को साइड में करते हैं। तो यहाँ पे आरोप का वर्णन करेगा और साक्ष्य का विवरण। तो जो भी उस मामले में प्रोसिक्यूशन के पास, यानी कि अभियोजन के पास जो भी सबूत है वह क्या करेगा, न्यायालय के सामने पेश करेगा। साहब मर्डर किया इसने, ये रहा सबूत, ये रहा, ये रहा, ये रहा, दो भी सबूत है, पेश करेगा, ठीक है। तो ये ओपनिंग केस और ये दो चीजें पेश कर दिया। सबसे पहले ये सुपुर्दगी हुई, कमिटिंग और कमिट किया गया, और ये हो गया। देखो इसमें कुछ और लिखा है कहीं, है ना, देखो। तो अभियुक्त पर लगाया गया आरोप का वर्णन करते हुए बताएगा, देखो साफ साफ कि द प्रोसिक्यूटर
shall open his case by describing the charge brought against the accused and stating, sorry मैं थोड़ा broad अलग पढ़ लिया, brought against the accused और stating by what evidence, stating शब्द वहां पे है कि what evidence he proposed to prove guilty of that accused, कि कहीं क्या सबूत है तुम्हारे पास जिसके आधार पर, देखो वहां पर साबित करने की प्रस्तावना करता है, प्रपोज कि साहब हमारे पास सबूत है, इसके आधार पे हम प्रस्तावना कर रहे हैं कि ये अपराधी है। तो ये कहता है 249। चलो केस ओपन हो गया। अब देखो हमारे इस पर्टिकुलर अधिनियम में दो बातें बहुत होती हैं, लॉ में हमेशा दो बातें, प्रूफ हो जाएगा तो फांसी चढ़ जाएगा, डिस्प्रूव हो जाएगा तो घर जाएगा, ये हो जाएगा तो ये होगा, ये हो जाएगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसे होगा तो वो होगा, है ना। तो इसको जिसको कॉमेडी में याद करना है तो एक आ रहा है मुसद्दीलाल, दो बातें हो सकती हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। और जिनको थोड़ा प्यार मोहब्बत की बातें पसंद है तो गिटार लेकर के सैफ अली खान बन जाना कि दो बातें हो सकती हैं, तो दो बातें हो सकती हैं और डिसाइड कर लेना कौन सी दो बातें आपको चाहिए, है ना। जैसा आपका मूड वैसा बना लेना। पढ़ने की इच्छा तो अपनी होती नहीं, अपने को तो सैफ अली खान बनना है, मुसद्दीलाल बनना है ना। दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे क्या इनकार की, या कि तो हाँ बताओ आगे बताओ आपको याद नहीं रह गया, है ना। अब थोड़ा सा वो प्यार मोहब्बत वाली एज निकल गई है, नहीं करते हैं प्यार, अपनी बीवी से करते हैं, बच्चों से करते हैं, पर अब दूसरी वो थोड़ा समझ गया। चलो वापस आओ, ठीक है। तो मुद्दे की बात करते हैं कि ये ओपनिंग केस, आरोप का वर्णन, साक्ष्य का विवरण, है ना, ये चीजें यहां पर हो गई। अब यहां पर कि दो बातें हो सकती कि भाई साहब अच्छा ओपनिंग केस में ये पेश कर दिया, अब दो बातें हो जाएंगी, तो दो बातें आप ऐसे बना लो, है ना। तो दो बातें या तो क्या हो जाएगा उन्मोचित, जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज, और जहां नहीं हुआ डिस्चार्ज वहां लगेगा चार्ज, ठीक है ना। तो या तो क्या लगेगा आरोप, ठीक है ना, क्या लगेगा आरोप, चार्ज। तो डिस्चार्ज के बारे में सेक्शन कौन सी बातचीत करती है, जस्ट अगली सेक्शन यानी 250। तो 250 कहता है कि आफ्टर, देखो यहां पर ध्यान रखना, डिस्चार्ज करने के लिए यहां पर कितनी शर्त है, 250 में तीन शर्त, कितनी शर्त है, 3 कंडीशन, तीन शर्त के साथ यहां पे डिस्चार्ज करेगा। पहली शर्त देखो लिखी है, क्या लिखी है, अच्छा यहां पर एक चीज, यहां पे नया अमेंडमेंट है, अलार्म घंटी, है ना, वो मुई मुई बजती है तो अलार्म, डिस्चार्ज और चार्ज कितने दिन के अंदर लगाएगा, पहले कोई ड्यूरेशन नहीं था, अब लिखा है कितने दिन के अंदर, 16 डेज, डिस्चार्ज और चार्ज 60 दिन के अंदर करेगा, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा 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 जरूरी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, चलो इधर आओ, 16 विद इन 16 डेज, तो यहां पे कितने दिन के अंदर, विद इन 16 डेज, है ना, 60 दिन के अंदर। तो 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, अब तीन शर्तें, तो तीन शर्तें, पहली शर्त क्या है, प्रोसिक्यूशन को और एक्यूज को, देखो वहां पे कहता है ना, पहली शर्त क्या है कि दस्तावेज पर विचार करेगा, पहला शर्त है, सॉरी पहली शर्त है दस्तावेज पर विचार करेगा, आफ्टर कंसीडर द डॉक्यूमेंट्स। तो पहली शर्त है, यहां पे तीन शर्त चाहो तो लिख लो, दस्तावेज पर विचार, विचार देखेगा, अच्छा ओके ऐसी बात है, ठीक है। हाँ सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी बोलो क्या कहना तुमको। तो देखो आगे लिखा है ना कि अभियुक्त और अभियोजन को सुनेगा और दस्तावेज पर विचार करेगा, और दूसरा कि अभियुक्त और अभियोजन की सुनवाई, ठीक है ना। अच्छा तो ये इस पे चार्ज लगा है, तो विचार करेगा, सुनवाई करेगा, और तीसरा चीज यहाँ पे कह रहा है कि अभियुक्त अभियोजन की सुनवाई करेगा, और तीसरा सुनवाई के बाद यदि पाता है कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर ट्राई, विचारण के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, ठीक है ना, सुनवाई के बाद पाता है कि पर्याप्त आधार नहीं, तो दस्तावेज पर विचार करेगा, एक्यूज और प्रोसिक्यूशन को सुनेगा, और पाता है इन दोनों के बाद, है ना,
कि पर्याप्त आधार नहीं, तो देखा जाए तो ये प्लस करके इसको बराबर लिख सकते हो, मतलब ये चीज 2 करेगा और फिर उसके बाद ये रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, पर्याप्त आधार नहीं है तो फिर क्या कर देगा भैया, तो घर जा, डिस्चार्ज। अब ये उन्मोचित वाली कहानी क्या है साहब, ये उन्मोचन क्या होता है? आप तो बताए थे कि ट्रायल में दोष सिद्धि होती है, कन्विक्शन होता है या एक्विटल होता है, ये उन्मोचन क्या है? अब फिर से हम लोग एविडेंस चलते हैं। एविडेंस में 3 परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होंगी, कभी पढ़ी होंगी तो अच्छी बात है। प्रूफ, डिस्प्रूफ, नॉट प्रूफ पढ़ी है? क्या होता है प्रूफ? तो क्या, कैसे साबित होती है? न्यायालय के समक्ष पेश किए गए समस्त, वहां पे शब्द यूज किया गया है, न्यायालय के समक्ष पेश किए गए समस्त मैटर्स पर विचार करने के बाद न्यायालय पाता है कि ये अपराध यही कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, तो हो जाएगा है? हाँ, मतलब सब कुछ वो उसमें जो बातें हैं ना उसमें सब आ जाएगा, जो सबूत, पक्षकार को सुनना, पूरी राम कहानी जितनी होती सब हो जाएगा, तो प्रूफ हो गया। और उसके बाद पाता है कि बिल्कुल अरे ये तो अपराधी हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया आपका डिस्प्रूफ। और जहां पर प्रूफ ना प्रूफ हुआ ना डिस्प्रूफ हुआ, यानी कि ना तो सबूत से क्लियर हो रहा है कि अपराध इसी ने किया, लेकिन 2-4 सबूत से लग रहा अपराध तो किया तूने, लेकिन अब चूंकि क्या है, बियॉन्ड ऑफ डाउट प्रूफ नहीं हो रहा है, तो अभी सबूत तो दिख रहा है, हाँ यार कुछ तो मामला बन रहा है, लेकिन पर्याप्त आधार नहीं है, तो अभी घर जा, बाद में सबूत मिलेगा। तो देखा जाए तो नॉट प्रूफ की कंडीशन में क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। क्लियर हुआ? ओके, तो नॉट प्रूफ पर डिस्चार्ज किया जाता है, प्रूफ हो जाता है, आगे पढ़ेंगे तो वहां पे कन्विक्शन होता है, और डिस्प्रूफ पे जो है तो क्या होता है, एक्विटल होता है, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर कहानी? तो यहाँ पे नॉट प्रूफ की कंडीशन हो गई है, तो अभी डिस्चार्ज कर दिया। अब डिस्चार्ज में भी ओपन केस हो सकते हैं, वो सब कहानी अपन क्योंकि बाद में देखेंगे, तो ये चीजें यहाँ पे समझ लो, तो डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन जहां पर यदि ऐसा सुनने के बाद, मतलब यानी कि दस्तावेज पर विचार और इसको अभियोजन की सुनवाई के बाद ये 2 कहानी यहां पे सेम आएंगी, तो लगता है कि पर्याप्त आधार है, देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड्स 251, तो लगता है कि यहां पे पर्याप्त आधार है। तो अब देखो पर्याप्त आधार है, तो यहां पर भी अब 2 बातें हो सकती है, ये 2 बातें जो हो सकती है, 2 बातें हो सकती है। पर्याप्त आधार तो है, और कोर्ट ऑफ सेशन के पास मामला गया, बोला पर्याप्त आधार तो है, किसने कमिट किया? साहब सीजीएम साहब। अरे सीजीएम पागल है, इसमें धारा ही नहीं कोई बन रही है कि मैं ट्रायल करूं, ये सीजीएम का ट्रायल विचारण है। तो जहां पर देखता है कि हाँ मामला तो बन रहा है, लेकिन मैं ट्रायल करने के लिए इस पे जो है, मतलब ये देखो, अब समझना कि अपन ने सेक्शन 20 पहले 21 सेक्शन 21 याद है ना, तो कहां पे कहता है कि बीएनएस की जितने भी अपराध है सबका विचारण कौन कौन कर सकता है, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या फर्स्ट शेड्यूल में बनाए गए न्यायालय। तो देखा जाए तो ऐसा नहीं कि कोई कोर्ट ऑफ सेशन विचार नहीं कर सकता, लेकिन सबसे लोवेस्ट कौन सा न्यायालय है, हमेशा लोवेस्ट के पास इसलिए भेजा जाता है क्योंकि यदि मान लो लोवेस्ट गलती करे तो उसको अपील में, रिवीजन में उसकी जो है तो रिव्यू तो यहाँ होता नहीं है ना, तो अपील रिवीजन में गलती ठीक कर सके, इसलिए लोवेस्ट के पास भेजा जाता है। क्योंकि भैया यदि हाई कोर्ट ही सुन लेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट, कितना सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे, तो फिर इसीलिए वहां पे लोवेस्ट सुनो। तो यहाँ पे देखता है कि भाई ठीक है मामला तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेशन ट्रायल नहीं बन रहा है, तो देखो आपका वहां पे क्लॉज कौन सा कहता है, ए, है ना, तो यहाँ पे उसको लगता है कि उपधारणा का, प्रिजम्पशन का आधार है कि अपराध है, तो वहां पे प्रिजम्पशन बनता है कि अपराध है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पर्याप्त आधार है, ये क्या होगी, उपधारणा, वहां पे सब यूज किया है, उपधारणा। कई बार ये छोटे छोटे चीजें बड़ा परेशान करती हैं कि यहाँ पे न्यायालय क्या करता है, उपधारणा, प्रिजम्पशन की पर्याप्त आधार है, तो फिर वहां पर देखिएगा कि क्या ये मैं विचारण कर सकता हूं, तो पाता है कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणी नहीं, ठीक है ना, तो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा नॉट ट्रायबल, विचारणी नहीं है, तो फिर क्या करेगा कि उसको या तो सीजीएम को भेज देगा, ठीक है ना, या तो किसको भेज देगा, सीजीएम को,
या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। किसको भेज देगा? सीजीएम को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। देखो वही चीज कहता है कि यदि अनंत सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो आदेश द्वारा मामले को विचारण के लिए सीजीएम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या वहां पर देखो लिखा है कि अन्य कोई मजिस्ट्रेट, है ना, जिसको ठीक समझे, एज ए थिंग फिट्स, अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हाजिर निर्देश हो सकता है। और फिर उसको वही है कि फिर पुलिस रिपोर्ट पर संबंधित वारंट मामलों की विचारण। तो ये दो बातें यहाँ पे ध्यान रखना, को अंतरित करेगा। और ये पहला चीज यहाँ पे काम का है, और दूसरा चीज की वो फिर ट्रायल। अब देखो समझना, मामला कोर्ट ऑफ सेशन के पास कैसे गया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मामला पुलिस रिपोर्ट पर गया है, कोर्ट ऑफ सेशन मतलब पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट हो गया, फिर कमिट किया गया, या परिवाद कंप्लेंट के आधार पे वहां तक सेशन तक गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेशन किसी मामले को सीजीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भेज रहा है तो फिर वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों की विचारण की प्रक्रिया। ठीक है ना। तो यहां पर दूसरा कि ऐसे मामलों में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? प्रोसेस, यानी कि वारंट केस। ठीक है ना, वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया अपनाना। ठीक है ना। तो यहां पर माना जाएगा कि ये मामला, ठीक है ना, ये सॉरी ये पुलिस रिपोर्ट पर, यहाँ पे ऐसा लिख लो, इसको ऐसा मत लिखो, इसको ऐसा 60 में लिख दो। हाँ, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों की, पुलिस रिपोर्ट पर, ठीक है ना। तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट केस की प्रक्रिया अपनाना। ठीक है ना, एडॉप्ट प्रोसीजर कह सकते हो वारंट केस इंस्टीट्यूट ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो ये यहाँ पर बोला गया है आपका दो चीज। तो ये दो चीज ध्यान रखना, ये दोनों चूंकि बहुत अच्छे लेवल के एमसीक्यू है, इन जर्नल नहीं टच होता है, पर ध्यान रखना कि जब ये इसमें ट्रायल पर मीन्स में भी क्वेश्चन आता है, और मीन्स में ये ट्रायल बहुत केचिंग, मतलब ये विचारण जो है तो इसमें बिल्कुल नंबर मिलते हैं। पर प्रॉब्लम ये होता है ना कि ऐसे में यहाँ पे बच्चे नंबर कम ला पाते हैं मीन्स में। क्यों कम ला पाते हैं? क्योंकि उनको ये इतनी सारी चीजों में परेशान हो जाते हैं, क्या लिखे क्या छोड़े। लेकिन एक बार ऐसा ये डायग्राम बना लें तो उनको इससे पता रहेगा कि हमको ये लिखना है, इसके अलावा नहीं। तो आपको अपनी कलम को थोड़ा सा एक वो मिल जाएगी दिशा कि अच्छा ये लिखना है और ये नहीं लिखना। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन सही हो जाते हैं। तो देखा जाए तो ये मेंस में, और ये मेंस में दूसरे तीसरे साल रिपीट आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये ट्रायल पूछता है तो ये थोड़ा सा मेंस के लिए भी मैं ये ध्यान रखना कि ये आपका ट्रायल, क्योंकि ट्रायल में प्री में बहुत कम प्रश्न बनते हैं, कुछ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेंस में ट्रायल में ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इसीलिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। और वहां पे क्या लिखना है वो जरूरी है। तो ये कंटेंट्स आपको लिखने डालने पड़ेंगे तो कंप्लीट होगा। ठीक है। अब मान लो कि भैया कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा जब उसको लगता है विचारणी है, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल, ठीक है ना, ट्राइबल, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है तो विचारणी है। तो फिर ऐसी कंडीशन में वहां पर देखो साफ साफ लिखा है कि 16 डेज के अंदर क्या करेगा? 16 डेज के अंदर यहाँ पे क्या करेगा कि मामले में आरोप फ्रेम करेगा। ठीक है ना, फ्रेमिंग चार्ज, विरचित, वहां पे हिंदी में शब्द लिखा है आरोप विरचित करेगा। फ्रेमिंग चार्ज विद इन 16 डेज, तो आरोप फ्रेम करेगा। ठीक है, जो उसका हेडिंग काम करता है फ्रेमिंग चार्ज, तो 16 डेज के अंदर फ्रेमिंग चार्ज। अब ये आरोप फ्रेम करेगा विद इन 16 डेज, और आरोप फ्रेम करने के बाद जो अभियुक्त है उस मामले में जो एक्यूज है, तो अभियुक्त को पढ़कर, ठीक है ना, सुनाएगा समझाएगा। अभियुक्त को इसको ऐसा पढ़कर सुनाना समझाना और दोषी होने के बारे में पूछना। तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है कि अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाएगा, क्या हो देखो भैया ऐसा है, तुम्हारे खिलाफ ये सबूत मिल रहा है, पर्याप्त आधार लग रहा है, ये आरोप लगाया है, ये आरोप
ये तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है, इसके लिए इतनी सजा है। समझ में आ गया? सुनाएगा, समझाएगा, सजा है इतनी। यदि सबूत तुम्हारे खिलाफ ये सबूत है और ये सब प्रूफ हो जाते हैं, सबूत सही हो जाते हैं और तुम अपना बचाव अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो इस अपराध के लिए तुमको फांसी की सजा भी दे सकते हैं, आजीवन कारावास की सजा भी दे सकते हैं, 10 साल की सजा भी दे सकते हैं। समझाएगा। तो और लेकिन वहां पर यह भी बताएगा कि देखो, लेकिन यदि मान लो कि तुम स्वीकार कर लेते हो कि मैंने अपराध किया है, प्रक्रिया बच जाएगी, तो सजा तो कम नहीं होगी, लेकिन सरकार रियायत कर देगी तुम्हारे ऊपर, है ना। तो उसको सब समझाएगा और पूछेगा, हाँ भैया तुमको स्वीकार है कि अपराध किया है कि नहीं किया है, तो दोषी होने के बारे में पूछेगा। तो पूरा ये सब पूरी आप देखोगे क्लॉज 2 में, उपधारा 2 में जो है, तो यहाँ पर जब आरोप विरचित करेगा, अभी थोड़ा सा वहां पे ये नया अमेंडमेंट यहाँ पे लिखा है कि यदि कह सकते हो वहां आरोप या तो शारीरिक रूप से या दृश्य, श्रवण दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अभी तो पढ़कर सुनाया समझा जाएगा, मतलब एक प्रक्रिया है कि आप ऑडियो वीडियो माध्यम से भी सुना सकते हो, उस तरह से भी पूछ सकते हो, है ना। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है। और पूछेगा कि आप क्या चाहते हो, कि आप स्वीकार कर रहे हो कि मैंने अपराध किया है, या फिर आप क्लेम करते हो कि नहीं भैया इसमें ट्रायल चाहिए, तो क्या चाहते हो, व्हाट डू वांट। तो ये चीज यहाँ पर बोलता है। अब मान लो इसके बाद भी दो बातें हो सकती है ना, इसके बाद भी दो बातें हो सकती है। अब मान लो भैया अभी तो कहता हो भैया हमने अपराध किया, तो दो बातें यहाँ ऐसा, ठीक है ना, दो बातें। तो पहली बात यहाँ पर आपके देखो लिखी हुई है, सेक्शन है 252 यहां पर इसको लिखा है दोषी होने का अभिवाद, प्ली ऑफ गिल्टी, दोषी होने का अभिवाद। क्या लिखा है? दोषी होने का अभिवाद, प्ली ऑफ गिल्टी लिखा है। दोषी होने का अभिवाद मतलब देखो, अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है। अब देखो, अब लोगों ने एक चीज सुनी हुई, कन्फेशन। ये कन्फेशन का एग्जाम्पल है कि ड्यूरिंग द ट्रायल कन्फेशन कहाँ होता है। तो ये कन्फेशन संस्वीकृति, यानी कि वही है कि समझा दिया, अब मान लो स्वीकार करता हो भैया हमने अपराध किया है, कन्फेशन कर लिया, तो क्या कन्फेशन के आधार पर न्यायालय वहां पर उसको कन्विक्शन ही करेगा? तो यहां पर मान लो कि अभी दोषी होने का विवाह करता है, तो यहां पर शब्द लिखा है कि स्व विवेकानुसार, इंग्लिश में देखो ऑन डिस्क्रिएशन, है ना। तो स्व विवेकानुसार वहां पर कन्विक्शन, देखो वहां पे शब्द यूज किया है कि दोषित कर सकता है, करेगा शब्द नहीं लिखा है, शैल शब्द नहीं, में। तो ये पूरी तरह से न्यायालय पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो न्यायालय का काम यही तो जानना है। क्या पता कोई अभियुक्त कह रहा है कि मुझे फांसी पे चढ़ा दो साहब, जीवन में कुछ नहीं बचा जीने के लिए, तो हो सकता है कि वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर तोड़ा गया है उसको, देखो यही बोलना है ना, शारीरिक तौर पर तोड़ा, पुलिस वालों ने सेवा कर रखी है, तेरे को तो यही बोलना है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा न्यायालय, जज का जो है तो यहाँ पर एनालिसिस होता है, विवेकाधिकार होता है। तो वहां पर स्व विवेकानुसार जो है तो यहाँ पर, है ना, दोष सिद्धि करना, तो स्व विवेकानुसार वो दोष सिद्ध जो है तो कर सकेगा, ये कहता है सेक्शन 252। क्लियर कहानी? लेकिन जहां पर, लेकिन अगली है 253। अब 253 में क्या बताया गया है देखो, कि यहां पर चार दशाएं, ठीक है ना, यहां पर चार में से कोई दशा हो तो, अब 4 में से कोई कंडीशन, देयर इज एनी कंडीशन, ठीक है ना, अबव 4, तो कौन कौन सी मेंशंस 4 कंडीशन देखो बैरक्ट में। पहली कंडीशन देखो वहां पर लिखा है कि अधिक अभिवचन से इंकार करता, ना बोलें कुछ भी, जो करना है कीजिए। दूसरा कहता है कि अभिवचन नहीं करता, मुंह में दही जमाए बैठा है, अरे कुछ तो बोलो, ऐसा होता है ना, नहीं बोलें कुछ भी, जो करना है करो। तीसरा कि विचारण किया जाए, दावा करता नहीं, बोले सामान्य अपराध नहीं किया है, ट्रायल किया जाए। और चौथा कि 252 के तहत, मतलब वो कन्विक्शन प्ली कर रहा है कि मैंने अपराध किया, लेकिन मजिस्ट्रेट को, मतलब न्यायालय को, सेशन सत्र न्यायालय को लग रहा है कि नहीं यार कुछ तो दबाव इसके ऊपर, ट्रायल करना चाहिए। तो यहाँ वही विवेक डिस्क्रिएशन, तो यदि मान लो कन्विक्शन नहीं करता है तो ट्रायल,
तो फिर यदि ऐसा नहीं करता तो ट्रायल करेगा, ठीक है ना। तो 4 में से कोई भी कंडीशन हो तो फिर अब ऐसी कंडीशन में जो न्यायालय है वो देखेगा किसको, सरकारी वकील को। क्या हो भैया, ये तो भैया आप मना कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये इसने अपराध नहीं किया है, तो एक काम करो, तुम्हारे पास जितने सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्री, ओरल एविडेंस, जितने भी मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य हैं, उन सबको तुम पेश करो। अब चूंकि देखो यहाँ पर सबसे क्योंकि स्वाभाविक बात है कि वो मेन उन्हीं के आधार पर, प्रोसिक्यूशन के द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर कन्विक्शन करना है, तो इसलिए उसको उसके हिसाब से समय देगा। इसलिए देखो यहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि वहां पर न्यायाधीश साक्ष्यों की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए तारीख, डेट फिक्स करेगा, और अभियोजन के आवेदन पर, मतलब प्रोसिक्यूशन से पूछेगा कि कब कितने तारीख, मतलब कितने समय में अंदर आपके विटनेसेस, जो इंपॉर्टेंट विटनेसेस हैं, वो न्यायालय में पेश हो सकते हैं, इस मामले संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स है, कब तक आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हो, आप बता दो। तो फिर उसके आधार पर प्रोसेस जारी करेगा। तो ये एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर 4 दशा में, ठीक है ना, तो 4 दशा में इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि साक्ष्यों की परीक्षा या दस्तावेज के परीक्षण हेतु आदेशिका, ठीक है ना, जारी करना, आदेशिका जारी करना, और बेसिकली इसी को बोलते हैं अभियोजन साक्ष्य की तारीख देगा, ठीक है ना। प्रोसिक्यूशन एविडेंस की डेट दे दिया, तारीख, क्या हो गया, साक्ष्य की परीक्षा करना है और डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन, ध्यान रखना दस्तावेज हमेशा किसके लिए, निरीक्षण के लिए। मैंने परीक्षण शब्द लिखा, निरीक्षण एक्चुअल शायद जहां तक एविडेंस में लिखा है निरीक्षण शब्द हिंदी में, इंग्लिश में इंस्पेक्शन शब्द यूज किया गया है। तो दस्तावेज को इंस्पेक्ट करता है बाय द कोर्ट, और जो विटनेसेस होते हैं उनकी एग्जामिनेशन कौन सी, प्री मेंस और इंटरव्यू, है ना। हाँ बोलो तो सही, कौन सी, चीफ क्रॉस और री, चीफ क्रॉस और री, चीफ क्रॉस री, ठीक है ना। तो ये चीज, उसके लिए प्रोसेस, आदेशिका मतलब, आदेशिका क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस समन वारंट, हाँ प्रोसेस समन वारंट, है ना। समन वारंट, पहले समन जारी करेंगे, समन में नहीं मानता तो वारंट, धारा 90, या ना याद, वो सब है ना। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। चलो तारीख दे दिया, अब जो तारीख दिया है उस तारीख को जो अभियोजन है वो साक्ष्य पेश, इसे देखो अब आपका अगला धारा कि अभियोग 254, तो 254 में अब अभियोजन सब साक्ष्य पेश करेगा। 254 अभियोजन साक्ष्य, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, 254 में अभियोजन साक्ष्य। अब देखो यहां पर काम की बातें कि ऐसी नियत तारीख पर सभी साक्ष्य, ऑल एविडेंस, अब देखो यहां पर सभी साक्ष्य लेगा। तो यहां पे पहली चीज क्या करें कि न्यायालय सभी साक्ष्य लेगा, ऐसा लिखते चले जाना, ऑल एविडेंस टेकन बाय कोर्ट। तो यहां पे सभी साक्ष्य जो उस मामले में है न्यायालय लेगा। बाद में वहां पे प्रक्रिया है कि साक्ष्य श्रवण दृश्य माध्यम से भी लिया जा सकता है। कोई आप आजकल देखो वही चीज सब लिख दिया है कि मान लो कोई साक्षी साहब वो मामला इस दौर में चल रहा है, साहब वो बेंगलोर में बैठा है, अब उसको समन जारी कर रहे हैं तो बोल रहा खर्चे दो, और पक्षकार आनाकानी कर रहे हैं, सरकार बोले पैसा ना देंगे, क्या करें साहब, बोले एक काम करो उसको बोलो कि वो उसमें आ जाए, आजकल व्हाट्सएप चैट वगैरह में है, गूगल मीट में आ जाए, जो भी तरीका न्यायालय ने डिसाइड कर रखा है। आजकल जितने लॉकडाउन के दौरान पूरा न्यायालय तो गूगल मीट में लाइव चल रहा है, तो फिर ऐसे लाइव जो है तो आजकल वो ऐप बनवा लो, सबकी न्यायालय की ऐप वगैरह होती, जो भी माध्यम हो उसके माध्यम से एक काम करो भैया, उसको बोल दो कैमरे के सामने तो बैठ जाएगा बेंगलोर में, है कैमरे के सामने बैठ जाए और उसका हाथों हाथ जो है तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एविडेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं,
क्लियर कहानी। तो यही चीज वहां पे आपका बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, परंतु यहां पर ऐसे लिख सकते हो परंतु, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य लेना, तो ये भी यहां पर किया जा सकता है, प्रोवाइडो में कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी। आगे क्लॉज 2 है कि लोक सेवक, अब जैसे पब्लिक सर्वेंट है, अब लोक सेवक साहब वो मेरी ड्यूटी है, मैं आऊंगा कोर्ट, मेरी दूसरी ड्यूटी जो पब्लिक ड्यूटी हो प्रभावित होगी, तो यहां पर साथ में क्लॉज की पब्लिक सर्वेंट का, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य लेना, ये सभी नए प्रंत, तो जैसे मेंस में लिखोगे ना जब आप लोग, तो ये इनको तो स्पेसिफिक लिखना ही लिखना, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य लेना, पब्लिक सर्वेंट का साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेना, ये सभी प्रोविजंस हैं, तो ये आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, और बाकी चीजें छोड़ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। दूसरा क्या, तीसरा, अब तीसरा जो है तो एक प्रोसीजर, प्रक्रिया का नियम है। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे क्या होता है जब कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश होता है, तो प्रोसेस क्या होता है कि जो साक्षी को बुलाता है, परीक्षा एग्जामिनेशन पढ़ेंगे तो जो साक्षी को बुलाता है वो पहले क्या करता है, चीफ एग्जामिनेशन, और फिर क्रास कौन करता है, जो विपक्षी वकील यानी कि जो डिफेंस लॉयर होता है उसका क्रास करता है ना। और चीफ क्रास कंपलसरी, मतलब देखा जाए तो ये 2 एग्जामिनेशन लगभग होती है, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे कोई साक्षी आया, उसका चीफ क्रास दोनों हो गया, तो कई बार जो है तो प्रोसिक्यूशन या कोई मतलब डिफेंस वाले तैयार वो हो जाते हैं, मतलब कि एक तरह से मतलब डिफेंस से कोई मतलब पक्षकार तैयार हो जाते हैं, अच्छा ऐसा क्रॉस कर रहे हैं, तो अगले साक्षी को सिखा पढ़ा के भेजते हैं कि भैया देखना वो ऐसा क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न का ऐसा उत्तर देना। तो इसीलिए बोल दिया कि ऐसा न्यायालय कर सकती है कि पहले प्रोसिक्यूशन के द्वारा पेश किए सभी साक्ष्यों का चीफ एग्जामिनेशन होगा और फिर जो है तो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो ये ध्यान रखना कि अब कोई साक्षी न्यायालय में आया है, उसका चीफ क्रॉस साथ में चलेगा कि पहले सबका इकट्ठा चीफ एग्जामिनेशन हो जाएगा फिर क्रॉस चलेगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करती है, न्यायालय को जो चाहे वो प्रक्रिया, तो जैसा मामला उसके हिसाब से न्यायालय इसको डिसाइड कर सकता है। समझ में आ रहा है वैसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चीफ क्रॉस एक साथ करना है कि बाद में भी कर सकते, पहले सभी साक्षियों का चीफ करवा लेते हैं, बाद में क्रॉस करवा लेंगे, इट इज द प्रोसेस। कह सकते हो कि न्यायालय उसको अकॉर्डिंग टू कह सकते हो कन्वीनियंस, ज्यादा सही शब्द होगा, यूज कर सकता है जो उसको सही लगे, ठीक है। तो यही चीज आपका वहां पे बोला गया है। बाद में न्यायालय को लगता है कि री एग्जामिनेशन को भी है तो उसके लिए बुला सकता है, तो यही आपका धारा 3 कहते हैं। चलो, तो अब यहाँ पे साक्ष्य ले लिया है, अभियोजन साक्ष्य, इसके बाद भी 2 बातें हो सकती हैं कि अभियोजन साक्ष्य लेने के बाद सेक्शन 255 इसका हेडिंग लिखता है दोष मुक्त, क्या लिखता है, दोष मुक्त एक्टल। तो ध्यान रखना कि ये प्रावधान केवल आपको सेशन ट्रायल में मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिलेगा, है ना। तो यहां पर आपका सेक्शन 255 में जो है तो क्या कहता है, दोष मुक्त एक्टल क्या क्या कंटेंट्स यूज करेगा। देखो वहां पर क्या लिखता है कि समस्त विषयों पर साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने। तो यहां पर पहला चीज करेगा कि साक्ष्य लेगा, साक्ष्य लेना प्लस अभियुक्त की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रोसेस होता है। अभियुक्त की परीक्षा लेगा और इसके बाद साथ में देखो क्या करेगा कि अभियोजन और प्रतिरक्षा की सुनवाई, ठीक है ना। तो अभियोजन, प्रोसिक्यूशन और प्रतिरक्षा जो डिफेंस लॉयर है उसकी सुनवाई करेगा। और इसके बाद तीसरा है कि पाता है कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, क्या पाता है, देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस। ध्यान रखना उन्मोचन और आरोप में हमने क्या पढ़ा था, पर्याप्त आधार नहीं है, और यहाँ पे क्या कहता है कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो भाई तू घर जा अपने दोष मुक्त,
ठीक है ना, पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो दोष मुक्त कर देगा, ये कहता है सेक्शन आपका 255। ठीक है ना, फिर से काम की साक्ष्य लेने के बाद अभियुक्त की परीक्षा करने के बाद अभियोजन प्रतिरक्षा की सुनवाई, हियरिंग, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, है ना, उसके बाद क्या कंक्लूजन पाता है, देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस। तो फिर ऐसी कंडीशन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि, है ना, नो एविडेंस दैट द एक्यूज कमिटेड द ऑफेंस, द जज शैल रिकॉर्ड द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। अब देखो यहाँ पे साफ तौर पर अब लिखित करेगा, यहाँ पे विवेकाधिकार भी नहीं लिखा है, साफ करेगा। यह आ गया पर्याप्त नहीं है तो सीधे उसको मुक्त कर देगा, घर जा। लेकिन जहां पे लग रहा है कि पर्याप्त साक्ष्य तो है, ये सब प्रोसेस के बाद लगता है, ये साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा, अभियोजन प्रतिरक्षा की सुनवाई, है ना, इसके बाद क्या है कि पर्याप्त साक्ष्य तो है, जहां पर ये प्रश्न आता है ना, तो ये सभी प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर वही है आपका 256 की पर्याप्त अभियोजन साक्ष्य है, देयर इज सफिशिएंट प्रोसिक्यूशन एविडेंस। तो 256 में फिर क्या करेगा, प्रतिरक्षा, तो फिर यहां पर उसको अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा आरंभ करना, ठीक है ना, आरंभ करना। तो वहां पे साफ साफ कहता है एंटरिंग अपॉन डिफेंस, तो ये प्रतिरक्षा। अब उसके बाद प्रोसेस है कि वही दोष मुक्त नहीं किया जाता है तो अपेक्षा की जाएगी अभियुक्त से कि भैया प्रतिरक्षा, यानी उसके पास जो भी एविडेंस है डॉक्यूमेंट्री आरंभ करना। तो इसके तहत वही है कि सभी साक्ष्य पेश करने के लिए आदेशिका जारी करना, प्रोसेस इशू करेगा, सभी साक्ष्य के लिए क्या करेगा कि जो प्रोसेस है आदेशिका वगैरह है वो जारी करेगा, है ना, आदेशिका वगैरह यहाँ पे जारी करेगा। ये चीज यहाँ पे पहली चीज ध्यान रखना, आदेशिका जारी करेगा। बहुत पतला हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे आदेशिका जारी करेगा और आदेशिका जारी करने के साथ साथ आदेशिका जारी करेगा। उसके बाद देखो क्लॉज 2 में वहां पर वही है कि कोई लिखित कथन, कोई भी एक्यूज कोई लिखित कथन देता है तो उसको अभिलेख फाइल करेगा। एक्यूज पुट एनी रिटन स्टेटमेंट, द जज शैल फाइल इन द रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड में फाइलिंग करेगा। और तीसरा वही है कि आदेशिका जारी करेगा। अब वहां पे तीसरा एक प्रोसेस है कि यदि न्यायालय को लगता है कि वो आदेश का एक्यूज इसलिए जारी करवा चाह रहा है ताकि मामला डिले होए, है ना, बेवजह उसको अर्जेंट में मिले, तो फिर यहाँ पर न्यायालय मतलब आदेश का जारी करने के पहले न्यायालय देखेगा कि वाकई कोई मामला बन रहा है, मतलब इसके पास सफिशिएंट यानी कि प्रॉपर एविडेंस तो है ना, कि ऐसी बस फालतू लोग को बुलवा रहा है आदेश जारी करवा करके। तो ये सब ये न्यायालय अपना ध्यान रखेगा, वही क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी सबूत इसका भी आ गया, यानी कि जो डिफेंस है, डिफेंस का भी जो है जो भी ओरल डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है वो सब न्यायालय के सामने पेश किया गया है। दोनों पक्षकार ने अपने अपने सबूत को पेश कर दिया। अब जब दोनों पक्षकार अपने सबूत को पेश कर देते हैं तो फिर वहां पर फिर होता है फाइनल आर्गुमेंट्स। क्या होता है? फाइनल आर्गुमेंट्स, कंक्लूजन। कभी पिक्चर देखते हैं तो आपने जैसे जॉली में देखा होगा सेकंड पार्ट, तो उस चीज को बहुत बढ़िया दिखाया कि अंत में भैया क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए। कई जजेस इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तो बहस को क्लोजिंग स्टेटमेंट, है ना, क्लोजिंग स्टेटमेंट भी शब्द यूज किया जाता है। क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए कि अंतिम स्टेटमेंट दो अपना भैया, है ना। तो फाइनल आर्गुमेंट्स करो, क्लोजिंग स्टेटमेंट करो, जैसी जिसकी समझ उस हिसाब से उसको शब्द को यूज करता है। तो यहाँ पे बहस करते हैं, ठीक है ना। आपका 257 में जो है तो क्या होता है? बहस, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे करेगा। अब आर्ग्यूमेंट्स में देखो वहां पर बहुत सिंपल सा लिखा है कि जब दोनों परीक्षा, अब ये चीज ध्यान रखना, परीक्षा समाप्त यानी कि प्रतिरक्षा साक्ष्यों, तो वहां पर प्रतिरक्षा साक्ष्यों की परीक्षा समाप्त हो गई है तो अभियोजन अपने मामले का उपसंहार मतलब कंक्लूजन करेगा, फाइनली क्या उसका कहना है। और उसके बाद फिर देखो
अभियुक्त या उसका अधिवक्ता उत्तर देने का हकदार होगा। तो यदि प्रोसिक्यूशन कोई चीज बोलेगा तो उसका उत्तर जो है तो कौन देगा, एक्यूज या उसका वकील यहाँ पे उत्तर देगा। ठीक है, इसमें एक परंतुक है जहां पे लिखा है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बहस यहाँ पर जो चीजें बता दूंगा, तो बहस में वही है कि जो प्रतिरक्षा साक्षियों का साक्ष्य कंप्लीट हो गया है, उसके बाद कंक्लूजन देगा अपना जो है तो प्रोसिक्यूशन, और उसके बाद कह सकते हो कि बाद में अपना कह सकते हो कि सम अप वहां पर सम अप शब्द यूज किया गया है। हिज केस द एक्यूज और हिज एडवोकेट शैल बी इंटाइटल्ड टू अ रिप्लाई, तो उसका रिप्लाई देगा। प्रोवाइडो एक प्रक्रिया है कि विधि लीगल क्वेश्चन उठाता है तो न्यायालय की अनुज्ञा से फिर ऐसे क्वेश्चन पर भी जो है तो बातचीत हो सकती है। तो अभियुक्त यदि कोई लीगल क्वेश्चन उठाता है, लीगल क्वेश्चन जैसे कि लीगल क्वेश्चन का मतलब कि साहब विधि के तहत मैं इस मतलब ये जो दंड इसमें तो उसका मैं कह सकते हो कि उसके लिए मैं इनकेपेबल हूँ, अक्षम हूँ, तो कोई भी लीगल क्वेश्चन, टाइम बार्ड हो गई, मामला टाइम बार्ड हो गया है, न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। लीगल क्वेश्चन मतलब कि विधिक प्रश्न जैसे अधिकारिता संबंधी प्रश्न, टाइम बार्ड यानी कि मामला जो पेश किया गया वो टाइम बार्ड हो गया है साहब, ठीक है ना, या कोई विधिक प्रावधान के तहत मैं कन्विक्शन, मेरा कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। तो कोई भी अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी क्वेश्चन यदि उसको लगता है अराइज करता है डिफेंस के लिए, वो यहाँ पे उठा सकता है और वहां पर भी जो है तो उसके बारे में सुनवाई होगी। यहाँ पर ध्यान रखना कि इसके साथ एक धारा हम लिख लेना, बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके साथ जो है तो एक धारा पढ़ी जाएगी 352, ठीक है ना, यही बीएनएसएस की। इसमें देखोगे 352 एक बार पन्ने पलटा लोगे तो वहां पर कह सकते हो कि उसको लिखा हुआ है कि मौखिक बहस उसका ज्ञापन, ठीक है ना, मौखिक बहस मेमोरेंडम इंग्लिश में उसको, तो ओरल आर्गुमेंट्स क्या पेश करोगे उसका ज्ञापन। तो जनरली यहाँ पे थोड़ा सा न्यायालय के लिए भी आसान हो जाता है कि जैसे यदि मान लो कि बहस के लिए अगली तारीख लगा दी गई है, तो न्यायालय पक्षकारों से बोल सकता है कि भाई देखो आप जो भी बहस करना चाहते हो ना, तो उसको आप पॉइंट वाइज लिख करके हमको दे दीजिएगा ताकि हम भी देख लेंगे, है ना। तो मौखिक बहस का ज्ञापन मेमोरेंडम भी यहाँ पर दे सकता है। तो ये इसको थोड़ा सा बहस को कंप्लीट करती है 352, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो मौखिक बहस और ज्ञापन, चलिए बहस वगैरह हो गई, सब कुछ कहानी हो गई पूरी जितनी यहाँ पर ट्रायल की। अब आते हैं लास्ट, बहस हो गई, अब यहाँ पर अंतिम बात होगी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा अमेंडमेंट है 258 में जो है तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, देखो शब्द लिखा हुआ है कि बहस और विधिक प्रश्न सुनने के बाद बहस पूर्ण होने की तारीख से, तो अब यहाँ पर बहस पूर्ण होने की तारीख से सामान्यतया जनरली 13 डेज, विद इन 13 डेज और प्लस 15 विशेषतया 45 डेज, ठीक है ना, 45 डेज में निर्णय क्या शब्द लिखा है, देना, ठीक है ना, निर्णय देना। तो आफ्टर कह सकते हो कि कंक्लूजन ऑफ बहस आर्गुमेंट्स, है ना, तो जजेस शैल गिव द जजमेंट इन द केस एज सुन एज, पहले तो कहता है एज सुन एज पॉसिबल, मतलब यहाँ पे तीसरा भी लिख सकते हो, यहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल, मतलब पहले तो जितना जल्दी हो सके, मतलब जरूरी नहीं कि 30 दिन पूरा लोगे, जितना जल्दी हो सके, नहीं तो 30 दिन में तो दे ही दो, है ना, नहीं तो लगे थोड़ा सा एक्सटेंड ले लो 15 दिन में। तो पहले तो कि सीपीसी भर में ये चीज लिखी थी, लेकिन अब सीआरपीसी पहले सीआरपीसी में पहले प्रावधान नहीं था, पर बीएनएसएस में यहाँ पर जजमेंट देने का ड्यूरेशन भी बता दिया है ना, ध्यान रखना पहले नहीं था, तो अब ये ड्यूरेशन भी जो है तो यहाँ पे बता दिया गया है। तो आप यहाँ पर ड्यूरेशन बता दिया गया है 45 दिन, ठीक है ना, जनरली 30 दिन, और देखो एक्सटेंडेड टाइम 45 दिन, तो प्लस 45 नहीं है, प्लस 15 करके टोटल 45 दिन, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब देखो
यहां पर हमने देखा है कि निर्णय देना, तो निर्णय में क्या देंगे, या तो उसको दोष सिद्ध करेंगे, यानी कि जिसको इंग्लिश में कन्विक्शन करेंगे, या उसको जो है तो दोष मुक्त करेंगे, ठीक है ना, दोष मुक्त करेंगे। अब जहां पर दोष मुक्त करते हैं तो फिर भैया घर जा, क्या बोलेंगे, तो घर जा, आप क्या बोलेंगे। लेकिन जहां पे दोष सिद्ध करते हैं तो इसके साथ फिर कुछ और प्रक्रिया आती है। तो दोष सिद्ध करने के बाद फिर देखा जाएगा परिवीक्षा, परिवीक्षा का लाभ, बेनिफिट ऑफ प्रोविजन। अब देखो परिवीक्षा के लिए आपकी बीएनएसएस में सेक्शन है 401, पहले सीआरपीसी में हम 360 पढ़ते थे, अभी यहाँ पे 401 हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश में ये धारा काम नहीं करती, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट लागू है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम लागू है, और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की सेक्शन 3, 4 और 6 काम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एमपी में, इन एमपी जो है तो आपका प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, ठीक है ना, 1958 का है, देख लो, मुझे साइटेशन याद नहीं आ रहा है, तो उसका जो है तो सेक्शन 3, 4 और 6 यहाँ पर काम करती है। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की सेक्शन 3, 4, 6 काम करती है। तो उसका लाभ देना, अभी क्या है परिवीक्षा, तो जब हम ये 401 पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। एक सरल शब्दों में 2 लाइन समझ लो कि जब पहली बार कोई अपराध करता है, फर्स्ट टाइम, तो उसको प्रयास करते हैं, ठीक है भैया पहली बार अपराध किया है, तो वहां पर हम लाभ दे देते हैं कि चलो सजा मत भुगत, तो एक काम कर, कुछ वहां पे परिवीक्षा के तहत उसको सजा कम, मतलब 2-3 साल उसको दांत दपट के, ये यहाँ पे सेशन का मामला है तो थोड़ा सजा देंगे, पर आधा दे देंगे, चौथाई दे देंगे, वहां पे ऐसे प्रोविजन वहां पे कहते हैं, तो परिवीक्षा का लाभ देंगे। लेकिन जहां पे न्यायालय को लगता है कि परिवीक्षा का लाभ नहीं देना है, तो फिर वो दंड के प्रश्न पर सुनता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला चीज है दंड के प्रश्न पर सुनना। अब एक बात ध्यान रखना कि जो आपके वारंट केस होते हैं, वारंट केस में दंड के प्रश्न पर सुना जाता है। तो वारंट केस का सेशन ट्रायल होता है या मजिस्ट्रेट जो ट्रायल होता है, दोनों जगह हियर्ड द सेंटेंस, क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, हियर्ड द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। दंड के प्रश्न पर सुनने का मतलब क्या होता है समझना। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, किसी के व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगा कि इसने मर्डर किया है, तो 103 क्लॉज 1 में मर्डर का, यदि मर्डर का जो है तो, ठीक है ना, मर्डर का जो पनिशमेंट बताया गया, वहां पे देखो कि लिखा है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ आर डेथ सेंटेंस, ठीक है ना, प्लस फाइन, ये दंड बताया गया है। तो दंड के प्रश्न सुनना मतलब कि इसको कि क्या आजीवन कारावास दें कि मृत्यु दंड दें, और जरूरी नहीं है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ ये दो ही, तो मतलब उससे कम भी, यानी 10 साल है ना, 10 साल, 5 साल, 7 साल, कितनी सजा दें। देखो क्या होता है कि वो जो सजा लिखी जाती है वो मैक्सिमम है कि इतना तो मैक्सिमम दे सकते हो। मिनिमम के लिए कुछ सीआरपीसी की धारा हम बातचीत करेंगे, मिनिमम के लिए वो काम करती हैं, लेकिन कितना देना चाहिए, तो बेसिकली दंड के प्रश्न सुनना, तो जो एक्यूज होता है उसकी एज है ना, उसका कह सकते हो कि अपराध का समाज में कैसा प्रभाव पड़ा है, प्लस उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो थिंकिंग है, क्रिमिनल नेचर की थिंकिंग क्या है, बहुत सारी चीजों को देख करके इस बात का निर्धारण किया जाता है कि उसको कितनी सजा दी जाए। तो इसको पूरा कहते हैं दंड के प्रश्न पर सुनना, है ना। तो दंड के प्रश्न पर सुना जाता है, और दंड के प्रश्न पर सुनने के बाद फिर न्यायालय यहाँ पर कंक्लूजन तक पहुंचता है, ये आपका पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे कहता है, ठीक है ना। दंड के प्रश्न सुन लिया और उसके बाद किसी कंक्लूजन तक यहाँ पर न्यायालय पहुंचता है और दंडादेश देता है। ये आपका कह सकते हो कि बेसिक जो सेशन ट्रायल है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ना। अब यहाँ पर 2 सेक्शन और भी हैं, 2 सेक्शन और भी हैं, 2 सेक्शन और भी हैं, है ना। तो अब इसको मैं क्या करूंगा कि अभी चूंकि अभी इतना समय नहीं है कि मैं इसको एक बार रिवाइज करूं, तो आप लोग पढ़ना, कल मैं पहले थोड़ा रिवीज एक बार वो करूंगा, रिकॉल करूंगा, ताकि आपको याद हो जाए, है ना। चलिए अब इसके बाद 2 सेक्शन और हैं, तो सेक्शन कौन सी है आपकी यहाँ पर 259। 259 क्या कहता है, देखो, पूर्व दोषित का साक्ष्य लेना, पूर्व दोषित के पूर्व दोषित, प्रीवियस कन्विक्शन। अब जैसे मान लो दोषित कर दिया गया है, कन्विक्शन कर दिया गया,
ठीक है, कन्विक्शन कर दिया गया। तो दोष सिद्धि के बाद हमेशा पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना किसी मामले में कन्विक्शन के बाद। अब ये दोष सिद्ध कर दिए गए हैं, अब कन्विक्शन के बाद भी पता चलता है कि साहब पहले भी अपराध में दोषित हो चुका है तो परिवीक्षा का लाभ नहीं मिलता, ध्यान रखना। यदि कोई भी ऑफेंडर अपराधी प्रीवियस कन्विक्टेड है, पूर्व दोषित है, तो उसको प्रोबेशन का लाभ नहीं देते हैं। ये लाभ केवल फर्स्ट टाइम कन्विक्टेड पर्सन को ही मिलता है, सेकंड टाइम कन्विक्टेड पर्सन को प्रोबेशन का लाभ नहीं मिलता है, पहला। और दूसरा, उसको इनहेंस पनिशमेंट देना है। क्या देना है? वर्धित दंड। पहली बार किया कम, अब दूसरी बार सजा ज्यादा। तो बेसिकली लंबी चौड़ी धारा है 259, पर हमको इतना लंबा चौड़ा उसमें नहीं पढ़ना है। तो देखा जाए तो ये केवल दो चीज के लिए, आफ्टर कन्विक्शन दो चीजों के लिए प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस लिया जाता है। पहला कि उसको प्रोबेशन का लाभ नहीं देना है, कि देना है कि नहीं देना है, इससे इसका निर्धारण किया जाता है। और दूसरा इनहेंस पनिशमेंट, यानी कि पहली बार अपराध किया तो चलो ठीक है 10 साल की सजा दी है, अब दोबारा भी मर्डर कर रहा है, अब तो तेरे को फांसी में लटकाएंगे, ये आजीवन कारावासी देंगे। क्लियर कहानी? तो इनहेंस पनिशमेंट के बारे में वर्धित दंड, यानी कि दूसरी बार में ज्यादा दंड देने के लिए ये प्रावधान प्रीवियस कन्विक्शन पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य यहाँ पर, ठीक है ना, पूर्व दोष सिद्ध का साक्ष्य यहाँ पर लिया जाता है। इससे ज्यादा कभी मीन्स में लिखने की बात आए तो आप इससे ज्यादा इसमें केवल एक चीज और लिख सकते हो कि पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य लेने की प्रोसेस क्या है। तो इसकी प्रोसेस जो है तो मैं बता देता हूं, आपकी बताई गई है। पहले 298 सेक्शन थी, अब सेक्शन जो है तो कहाँ की हो गई है, अब देखना पड़ेगा। स्थानीय निरीक्षण बताता हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ। 334 लिख लो, 334 334 अभी कहाँ बताई गई है? 334 प्रीवियस कन्विक्शन का। तो पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य कैसे लिया जाएगा? भाई देखो, पूर्व दोषसिद्धि हुई है, प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है, तो कोई न्यायालय तो करेगी पहली चीज, तो न्यायालय से आप डॉक्यूमेंट्स बुलवा लो। दूसरा कि कन्विक्शन हुआ है और सजा दी गई है तो जेल तो गया होगा, 334। तो दूसरा, यदि प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है, मतलब प्रीवियस कन्विक्शन हुआ होगा तो उसको सजा दी गई होगी, सजा दी गई होगी तो जेल भेजा गया होगा। तो जिस जेल भेजा गया हो, जेलर से, क्योंकि जेलर को भी पूरा जजमेंट वगैरह सब कुछ दिया जाता है, तो जेलर से भी जो है तो जानकारी यहाँ पर ले सकता है। ठीक है ना, समझना आराम से, क्योंकि देखो ये प्रोसीजर है और थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 259 सेक्शन कहता है। अब आते हैं लास्ट सेक्शन 260, धारा 260 बेसिकली आप देखोगे तो ये सेक्शन जो है, एक सेक्शन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की मानहानि की जाएगी तो ऐसी कंडीशन में संज्ञान डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन ले सकता है। कौन सी धारा थी? 222 का उपधारा 2 से लेकर के 5 तक, है ना, 222 2 से 5 तक, कि जब किसी राष्ट्रपति राज्यपाल या लोक सेवक की मानहानि, तो बेसिकली ये जो सेक्शन है ये 222 क्लॉज 2 से, है ना, सेक्शन 2 से 5, इसका जो है तो विस्तार है, इसका विस्तार, एक्सटेंशन, इस धारा का एक्सटेंशन है 260, कि भैया चलो डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन ने संज्ञान ले लिया मानहानि वाले केस का, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ऑफ सेशन फिर ऐसे मामलों में कॉग्निजेंस तो डायरेक्टली ले लिया, अब उसका ट्रायल कैसे करेगा, इसकी प्रोसेस बताई गई है आपकी 260 में। तो 260 में देखो प्रोसेस क्या बताई गई है, प्रक्रिया क्या बताई गई है। क्या हुआ? तो देखो सबसे पहले वहां पे क्या कहता है कि 222 की उपधारा 2 के तहत संज्ञान करने वाला मतलब सेशन न्यायालय। अब देखो यहाँ पे मजेदार चीज कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल कर रहा है, लेकिन क्या कहता है कि मामले का विचारण मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न, यानी परिवार पर संस्थित मामलों, पुलिस रिपोर्ट अदर देना पुलिस रिपोर्ट, तो अदर देना पुलिस रिपोर्ट तो फिर वस्तुतः जनरली परिवाद ही होता है, क्योंकि आपको याद होगा वहां पे परिवाद के द्वारा ही वो मामला यहाँ तक पहुंचता है। ठीक है ना, तो परिवाद पर संस्थित मामलों मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की विचार प्रक्रिया अपनाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे महत्वपूर्ण कि
22(2) के तहत संज्ञान लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस अकॉर्डिंग सेक्शन 222 क्लॉज 2, कोर्ट ऑफ सेशन बाय कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, ठीक है ना, परिवाद पर प्रस्तुत मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट केस की प्रक्रिया अपनाना। अब बोलोगे साहब ये क्या है, इसके पास तो अपनी अगली प्रक्रिया बता रखी है। ये जो राम कहानी आपने पढ़ाई, फिर जब ये कहानी पढ़ाई तो फिर ये कहानी कहां से निकल के आई? कौन सा लॉजिक हुआ साहब कि ये भी तो कोर्ट ऑफ सेशन ही है, तो ये परिवाद पर प्रस्तुत मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया काहे ले रहा है? इसका डिमोशन काहे कर रहे हो? इसका डिमोशन नहीं हो रहा भाई साहब, मामले का डिमोशन हो रहा है। क्योंकि अब यहां पे मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बताता हूं कि सेशन ट्रायल हमेशा कॉग्निजेबल केस का होता है। कैसे केस का होता है? संज्ञेय अपराध का। और डेफमेशन इज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। डेफमेशन जो है वो असंज्ञेय अपराध होता है। मेरी बात नहीं मतलब झूठी लगे तो पीछे देख लेना, डेफमेशन लिस्ट में पता चल जाएगा। तो चूंकि डेफमेशन नॉन कॉग्निजेबल अपराध है और चूंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए सेशन ट्रायल होता है, इसलिए यहां पर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत वारंट मामलों की वारंट विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि डेफमेशन इज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध होता है। समझ में आ गया? इसलिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि सेशन ट्रायल है केवल संज्ञेय अपराध में होता है, असंज्ञेय अपराध में नहीं। ओके, तो ये पहला कहानी हो गई। बाद में वो परंतु की एक प्रक्रिया है कि सेशन न्यायालय कारणों को जो लेखबद्ध किया जाएगा निर्देश देगा, मतलब प्रक्रिया है, ठीक है, साक्षी परीक्षा किया जाए, चलो कर लेते हैं। क्लॉज 2 कैमरा इन ट्रायल। क्लॉज 2 में केवल इतना लिख लो, कैमरा इन ट्रायल। इंग्लिश में तो लिखा भी होगा, हिंदी वाले बंद कमरे में सुनवाई। अरे राष्ट्रपति राज्यपाल लोक सेवक है तो कैमरा इन ट्रायल, हिंदी में भी, हिंदी वाले भी थोड़ा सा ऐसा लिख लिया करो, कैमरा इन ट्रायल। देखो ध्यान रखना, बंद कमरे में मतलब कि कैमरा इन ट्रायल होता है ना। आप बोलोगे साहब बंद कमरे में सुनवाई को ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? हियरिंग इन क्लोज रूम, लेकिन लिखा जाता है कैमरा इन ट्रायल। वो इसलिए क्योंकि बंद कमरे में क्या भैया, क्या पता तुमने बंद कमरे में ट्रायल हुआ और एक्यूज बंद कमरे में ऐसे रहता है, हो साहब जैसा आप कहो साहब, जो कहो साहब, अरे जो आदेश करो साहब, और बाहर आती, अरे बंद कर लिया हम कमरे में और घेर लिए और बोल रहे हैं कि बोलो, तो क्या करे, बोल के आ गया हो तो उनको सजा दे दिए, कहते हैं कि आजीवन कारावास, मतलब हमारे साथ अन्याय हुआ है। और जैसे नहीं साहब हम कुछ नहीं कहे साहब, वो थोड़ा सा क्या था साहब की, वो ठीक है। अब अरे क्या बताए, फिर से बुला करके तुमको धमका रहे हैं भाई, तो ऐसा लोग ना करें। इसलिए बंद कमरे में जो भी होगा कैमरे में होगा। हाँ महाराज क्या बोल रहे थे, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और कैमरा वीडियोग्राफी है, दिखाते क्या हुआ तुम्हारे साथ, है ना। तो ये थोड़ा नाटक ना होए, इसलिए हमेशा बंद कमरे में सुनवाई कैसी होती है? ऑन कैमरा, है ना, इसलिए उसको बोलते हैं कैमरा इन ट्रायल। ओके, तो ये चीज यहाँ पर दूसरा क्लॉज ध्यान रखना काम का। तीसरा क्लॉज भी जो है तो कंपनसेशन के बारे में बातचीत करता है कि वहां पर कन्विक्शन करता है तो कंपनसेशन देगा, कंपनसेशन देगा, कारण दर्शित करे कि कंपनसेशन देगा। अब कंपनसेशन की राशि जो है, पहले यदि अपन पढ़ते थे तो वहां पर 2000 थी, अभी क्या है, कुछ इसमें चेंजेस है? हाँ कंपनसेशन देगा, क्लॉज 4 में लिखा है, क्लॉज 4 में देखो लिखा है 5000 रुपए, 5000। ये क्लॉज 3 भी काम करी, कंपनसेशन देगा, क्लॉज 4 अंडर इन लगा लो, कंपनसेशन 5000 रुपए, 5000 रुपए से अनाधिक कंपनसेशन, 5000 रुपए से अनाधिक कंपनसेशन, कंपनसेशन यहां पे देगा, ठीक है। क्लॉज 4 तो कंपनसेशन की अमाउंट कितना होगा? अब कंपनसेशन किसको दिलवाया जाएगा? तो वहां पे वही है कि यदि खास करके यदि न्यायालय अभियुक्तों को उन्मोचित या दोष मुक्त करता है, एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया, कन्विक्शन कर दिया, तो फिर जो कह रहा है कि साहब इसने मानहानि की, उससे कंपनसेशन दिलवाएंगे यहाँ पर, है ना। तो एक तरह से जो एक्यूज है उसको
यहाँ पे अप्लीकांट से आवेदक से कंपनसेशन दिलवाएंगे, कितना 5,000 रुपए तक, बेवजह परेशान की तुमने इसको। क्लॉज 5 जो है तो कंपनसेशन की जो वसूली है वह है एज ए फाइन, मतलब फाइन भी क्या है कि ऐसे वसूल किया जाएगा मानो मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माना है। अब ये थोड़ा अंडरलाइन लगा लेना, ये ऐसे ओटी बनते हैं कि ऐसे ऐसे बनाता है कि धारा 260 के तहत यदि सेशन न्यायालय ने कंपनसेशन दिया है, मतलब कंपनसेशन का आदेश दिया है, तो उसको वसूल किया जाएगा मानो कि सेशन न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना है, मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया जुर्माना है, सीजीएम द्वारा लगाया गया जुर्माना है ना। तो ऐसे तो आदमी सोचता है कि अरे सेशन न्यायालय कंपनसेशन देगा तो सेशन न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना ही माना जाएगा ना। कॉमन सेंस हमारा यही काम करता है, और वहां पे हमारा ये ऐसे प्रश्नों पे हमारा कॉमन सेंस बिगड़ता है, और यहीं पे जो है तो बोलते हैं कि हमने तो उनको फंसा लिया। तो ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू का बढ़िया शानदार क्लॉज 5। क्लॉज 6 कि प्रतिकर देने के लिए आदेश दिया जाता है तो सिविल दांडिक छूट नहीं दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई सिविल दूसरे अदर प्रोसीडिंग, जैसे मान लो कि कोई सिविल कोई मानहानि, जैसे कोई बोलता है कि साहब तुमको इसके ऊपर केस लगाना है, इसने तुम्हारी मानहानि की है, तो प्रतिकर देने के लिए आदेश दिया गया है। तो आदेश के कारण जैसे आप समझना, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति ने आवेदन लगाया, साहब इसने मानहानि की, लोक सेवक ने, बाद में वो झूठा निकल गया, तो जिसके बेचारे को परेशान किया तो उसके पास वो ऑप्शन है कि अब वो मानहानि केस लगा सकता है, तो कॉम्पनसेशन भी मिलेगा और साथ में मानहानि। तो मानहानि क्रिमिनल केस ये रहा, और सिविल में तुम सिविल सूट लगा के मानहानि वसूल सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर कहानी वही कहता है यहाँ पे। तो सिविल क्रिमिनल सूट लगा के मानहानि पर कंपन जो भी और वसूली कर सकते हो। बाद में क्लॉज 7 जो है वो एक प्रक्रिया है कि प्रतिकर को जो है तो वह आप संदाय हाईकोर्ट में कर सकता है, तो ये प्रक्रिया है। और बाकी क्लॉज 8, तो ये सब प्रक्रिया इतनी कोई ये ज्यादा ये ध्यान रखना कि ये इसमें नहीं पूछता है प्रश्न, एमसीक्यू बनते हैं। तो शुरुआत में वही कि कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, कैमरा इन ट्रायल, कंपनसेशन की अमाउंट बढ़ गई है, ये ध्यान रखना, इसमें एमसीक्यू बन सकता है। और क्लॉज 5 थोड़ा सा है महत्वपूर्ण कि मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माने के तौर पर वसूल किया जाएगा, और सिविल दांडिक कार्यवाही छूट वगैरह, ये पहले भी था। हाँ हाँ नहीं, तो क्रिमिनल केस मतलब क्रिमिनल केस भी लगा सकता है, सिविल भी लगा सकता है भाई, उसकी भी तो मानहानि हुई ना भाई। मान लीजिए कि मैं लोक सेवक हूँ, मैंने आपके खिलाफ केस लगाया कि आपने मेरी मानहानि की है, अब केस में जो है तो मालिक न्यायालय ने कह दिया कि नहीं कोई मानहानि नहीं हुई, तो अब केस लगा, लोगों ने सुना इस चीज को कि भैया ये लगा दिया कि मानहानि हुई, तो देखा जाए तो ये केस की वजह से आपकी बदनामी हुई ना, तो अब आपकी मानहानि हुई। तो अब आप मान लो कि बाद में न्यायालय ने भले कंपनसेशन दे दिया, सेशन न्यायालय ने कंपनसेशन दिलवा दिया, व्यक्ति के मिश्रा जी आप इनको कंपनसेशन दीजिए, दे दिए, लेकिन अब आपके पास आधार है कि अब आप चाहें तो मेरे ऊपर सिविल क्रिमिनल कैसा भी केस लगा सकते हैं। क्लियर कहानी? यदि मुझे जेल भिजवाना है तो क्रिमिनल केस लगाएंगी, और केवल पैसा चाहिए तो सिविल केस लगाएंगे। क्लियर? ये है यहाँ पे। ओके, बात समझ में आ गई? चलो एक बार कल और रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण है सेशन ट्रायल, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्रॉपर तरीके से। आज थोड़ा लंबा सेशन खींच लिया मैंने, है ना। तो ऐसे सेशन सीआरपीसी में तो थोड़ा दे 2-2 घंटे क्लास चलती है, पर तुम लोग 1 घंटे में फेल हो जाते हो। 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना, उसके बाद। हाँ, परिवार पर प्रस्तुत मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट केस की प्रक्रिया अपनाना। प्रस्तुत 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 मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट केस की प्रक्रिया अपनाना। ठीक है, ओके। चलो तो 10 मिनट का ब्रेक, फिर एमपीएलआरसी। आज आपकी चूंकि सर की क्लास नहीं रहेगी, वैसे मैं लंबा मैं भी नहीं खींचूंगा एमपीएलआरसी की, 6 बजे 6:15 बजे तक मैं भी छोड़ दूंगा। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, अभी सर नहीं है तो थोड़ा सा हल्का सा डिले कर सकते हैं, सर होते तो मैं थोड़ा जल्दी छोड़ देता। चलो।